Hello, my dear students. This side Bhavesh Gupta. In the previous lecture, we have discussed about operating system functions of operating system. Today, we are going to discuss types of operating system. Operating system के types कौन कौन से हैं? जैसा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट वन हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं. The user of batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepare his job on an offline device like punch card and submit its it to the computer operator. मतलब क्या होता है कि यूज़र जो है अपनी जो सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाली जॉब्स होती हैं उन सबको एक बैच में बाइंड अप करके एक बैच बना लेता है. उसी तरीके से बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 बन जाते हैं. और एक ऑफलाइन डिवाइस में भी वो पंच कार्ड में, जैसे आज के डेट में हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, तो पुराने सिस्टमों में ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसे हम बैच की फॉर्म में पंच कार्ड में स्टोर करके कंप्यूटर को पास करते थे, सबमिट करते थे. इसीलिए इसका नाम पड़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, अगर सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो वो एक अलग बैच होता है, थर्ड ईयर वाला एक अलग बैच होता है. तो हर बीटेक में जैसे बैच बने होते हैं कि भाई ये इस बैच का स्टूडेंट है, ये इस बैच का स्टूडेंट है. क्यों? क्योंकि उसमें सिमिलरिटी होती है. सिमिलरिटी क्यों? सभी लोगों ने ट्वेल्थ सेम ईयर में पास किया होता है और सेम कोर्स को करने जा रहे हैं, इसलिए उनको एक ही बैच में डाला जाता है. इसी तरीके से सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाली जॉब को एक बैच के अंदर डाल दिया जाता है. जॉब बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, इस तरीके से आपकी बहुत सारे बैच सीरीज़ में लगे होंगे और वो धीरे धीरे करके सिस्टम को पास कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोर करके पंच कार्ड्स वगैरह में. ठीक. द प्रॉब्लम विद द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज. कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. जैसे कि जब हम इंट्रैक्शन करते हैं तो यूज़र को इंट्रैक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है. और जो उनकी प्रायोरिटी होती है, तो किस बैच की प्रायोरिटी कौन सी रहनी चाहिए, कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इस चीज़ में बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी रहती थी. सो इसको ओवरकम करने के लिए आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बनाए गए. नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम मल्टीटास्किंग के नाम से भी जानते हैं. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जो कई सारे पीपल्स को, यूज़र्स को एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है सेम टाइम पर. टाइम शेयरिंग कहें या मल्टीटास्किंग कहें, एक लॉजिकल एक्सटेंशन है ये किसकी? मल्टी प्रोग्रामिंग की. सो द टाइम शेयरिंग का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रोसेसर का मैक्सिमाइज यूज़ करना है. मतलब कि आप ये समझिए, जब प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है तो वो अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 70% यूज़ हो पाता है. जैसे आपने सॉन्ग सुनना है, आपने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है, तो इसमें जो है प्रोसेसर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है. तो इसके लिए टाइम शेयरिंग हम कर देते हैं कि प्रोसेसर एक ही होगा पर कई सारे रिसोर्सेज के थ्रू कई सारे यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सेम डिवाइसेस या सेम कंप्यूटर पर. तो उस वो मल्टीटास्किंग की फंक्शनैलिटी को अलाउ करता है, जिससे कि हमारा जो प्रोसेसर है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है और प्रोसेसर फुली मैक्सिमाइज यूज़ होने लगता है. ठीक. द एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज की बात करें, वो इसी में कवर अप हो चुकी है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से करवा देता हूँ. इट प्रोवाइड्स द एडवांटेज क्विक रेस्पॉन्स. टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि हमारा जो रेस्पॉन्स आएगा वो बहुत जल्दी आने लगेगा और जो डुप्लीकेसी होगी सॉफ्टवेयर की वो अवॉइड होने लगेगी टाइम शेयरिंग में, क्योंकि डुप्लीकेसी उसमें होगी नहीं. रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम. असल में क्या होता है, कभी कभी सीपीयू जो है अपना आइडल टाइम मिस कर जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या है, कम से कम हो जाएगी. सीपीयू हमारा आइडल पोजीशन में नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा जॉब परफॉर्म करता रहेगा जिससे कि सीपीयू बिजी रहे. ऐसा ना हो कि सीपीयू बिल्कुल खाली रहे. तो सीपीयू खाली ना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसमें सीपीयू जो है हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी होगी. ठीक. जो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, और डेटा कम्युनिकेशन की. क्यों? क्योंकि जब कई सारे रिसोर्सेज एक ही सिस्टम से कनेक्ट होंगे तो उसमें कम्युनिकेशन को इंटरेक्ट करने में, या किसको यूज़र कनेक्ट होगा, किसी की डेटा फ्लुएंसी कभी आएगी कभी जई नहीं आएगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी जिसे हम डेटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये कई सारे डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या कि एक नेटवर्क में जोड़ देते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कई सारे मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को एक सिंपल मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए या सर्व करने के लिए। ठीक, तो यूज़र इससे, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में देखेंगे तो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से कई सारे सीपीयू क्या हैं, इंटरेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जो सीपीयू आपके इंटरेक्टेड हो रहे हैं, ये सब क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, क्योंकि कई सारे प्रोसेसर सीरीज़ में कनेक्टेड नहीं है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेडली एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, जिसे हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम दिया है। ठीक, तो डेटा प्रोसेसिंग जॉब आर डिस्ट्रीब्यूटेड among द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। तो जिसको जिसकी ज़रूरत होगी, मान लीजिए सपोज दैट CPU 1, जो प्रोसेसर 1 है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इसके रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। तो इसी तरीके से सभी लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को फंक्शनली फुली यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड में सर्वर यूज़ कनेक्ट कर देंगे तो सर्वर हमारा फुली यूटिलाइज होगा, जैसे कि सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ कर रहे होंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये है कि रिड्यूस दी डिलेज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस होने में जो समय लगता था हमारा, वो कम से कम लगेगा, क्योंकि हमें रिसोर्स जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बेटर सर्विस टू दी कस्टमर, कस्टमर को इजीली अच्छी सर्विस मिलेगी। अगर कोई साइट फेल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, तो जो रिमेनिंग साइट हैं वो पोटेंशियली आपकी अच्छे तरीके से उसी फॉर्म में, उसी उसमें वो कंटिन्यू अपना काम कर सकती हैं। अगर हम बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर एक मिडल फॉर्म में रखा होता है और जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है सर्वर पर। ठीक, प्रोवाइड्स दिस सर्वर compatibility capability to manage the data user group security and applications। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि यूज़र सारे नेटवर्क में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो हमारा मिडिल में रहना चाहिए, जिससे कि हम यूज़र्स को सेंट्रली सारी इंफॉर्मेशन जगह जगह जाकर प्रोवाइड कर सकें, जो एक नेटवर्क के अंदर वो कनेक्टेड है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज सर्वर का सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज ये है कि वो हाईली स्टेबल होगा और सिक्योरिटी उसमें काफ़ी अच्छी होगी। जब भी हम एक नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेंगे तो हार्डवेयर हमारा इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ठीक, और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इस कॉस्ट में सबसे ज़्यादा हाईली कॉस्ट होता है और ये सर्वर पर ही रन होता है। और जो सेंट्रल लोकेशन है उसे वहाँ पर सेंट्रल लोकेशन में रखना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, टास्क है। ठीक, और रेगुलर मेंटेनेंस इसमें ज़रूरत पड़ती है और अपडेट्स भी हमारे इसमें आते रहते हैं जो हमें करने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड द क्विक रेस्पॉन्स टाइम। सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना होता है। उसकी डेडलाइन मीट आउट होने से पहले पहले हमें उसको रेस्पॉन्स देना होता है। तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसमें हमारा रियल टाइम सिस्टम में जो इवेंट होगा वो एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए, या शॉर्टर पीरियड के टाइम या फिर डेडलाइन मीट होने के, जो डेडलाइन दी गई है उस पीरियड के अंदर वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो इवेंट और टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क हैं: रॉकेट लॉन्चिंग, फ्लाइट कंट्रोल, रोबोटिक्स, रियल टाइम सिमुलेशंस, टेलीफोन स्विचिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। रॉकेट लॉन्चिंग में भी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, फ़्लाइट कंट्रोल में भी, फ़्लाइट कंट्रोल में भी किया जाता है बहुत अच्छे से बखूबी। फ़्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से
हमारा फ्लाइट से कंट्रोल हट जाता है, मतलब जो ग्राउंड ड्यूटी पे जो वर्क कर रहे होते हैं और जो फ्लाइट में जो पायलट बैठा है, अगर उससे हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है तो उस कंडीशन में भी जो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता रहता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें अगर हमारी सर्टेन डेडलाइन मिस भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता रहता है बिना किसी फेल हुए। उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होती है, वो नहीं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी बट वो अपना जो टास्क है वो वर्किंग है वो करता रहेगा बिना फेल हुए। अगर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो अगर उसमें डेडलाइन मिस हुई, अगर उसका टाइम दिया हुआ कि 5 बजे तक ये काम नहीं हुआ, अगर 5 बज गए तो उसके बाद सिस्टम काम नहीं करेगा और प्रॉपरली बिल्कुल फेल हो जाएगा और सिस्टम काम ही नहीं करेगा। और सॉफ्ट रियल टाइम में ये होता है कि अगर उसमें डेडलाइन दी हुई है 5 बजे तक, अगर 5 बज जाते हैं तो उसके बाद भी वो सिस्टम अपना काम करता रहेगा, पर उस 5 बजने के बाद जो डेडलाइन थी कुछ रिसोर्सेज मीट आउट ना होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आज हमने पढ़े। सो फर्स्ट यूनिट में एक दो टॉपिक और हैं जो हमें पढ़ने हैं, उसके बाद ये यूनिट ख़त्म। थैंक यू।